कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। निषेधाधिकार अर्थात वीटो के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें सही भी है और गलत भी है। सुरक्षा परिषद के सिर्फ अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। सही। यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। सही। सुरक्षा परिषद के फैसले से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। गलत। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। सही। संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें सही और गलत दोनों हैं। सुरक्षा और शांति से संबंधित सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। सही। मानवतावाद नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के मार्फत होता है। सही। सुरक्षा के किसी मसले पर 5 अस्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। सही। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। यह कथन गलत है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति। विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए वाक्य को पूर्ण किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद महासचिव का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और उससे संबंधित एजेंसियां। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा की व्यवस्था करता है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग आपातकाल में आश्रय और चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराना। विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख। आम सभा वैश्विक मामलों पर बहस। विश्व स्वास्थ्य संगठन सबके लिए स्वास्थ्य सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासनिक कार्य। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में इसके कुल 15 सदस्य हैं जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस एवं चीन है। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 11 थी। सन 1965 में इनकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। अस्थायी सदस्यों अर्थात 10 सदस्यों को साधारण सभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुनती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह अस्थायी रूप से सत्र में रहता है। सामान्यतः इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार अर्थात वीटो प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह विरोधी देशों को बाध्य करती है कि वे विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से करें। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य जो महासभा से मिलकर करती हैं बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं।
सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है। सुरक्षा परिषद शांति भंग करने वाले किसी भी देश के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य कार्रवाई करने का आदेश देने का अधिकार है। सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छानुसार उक्त निर्णय को मानने और लागू करने को बाध्य है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करिए। मेरी दृष्टि में आज भारत विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, अतः उसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। इस तर्क के पीछे कुछ प्रमुख कारण। भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के प्रयासों में भारत लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत ने सदैव शीत युद्ध और सैनिक गुटबंदी आदि का विरोध किया है। भारतीय संस्कृति सदैव अहिंसा, शांति, सहयोग की समर्थक रही है, अतः भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुरक्षा से जुड़े अभियानों में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाए ताकि सभी देशों का इसके प्रति विश्वास बढ़े। सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। सुरक्षा परिषद में केवल 5 अस्थायी सदस्य देशों को विशेषाधिकार दिया गया है। ये अपनी वीटो शक्ति से किसी भी प्रस्ताव को निरस्त कर सकते हैं। इस अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी निर्णय महासभा में बहुमत से होना चाहिए। सभी सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से गुप्त मतदान के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए। भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयां। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि साधारण सभा के सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, अतः इस आधार पर सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इनमें किन सदस्यों को शामिल किया जाए, यह समस्या आती है। जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव आदि किस आधार पर देशों को शामिल किया जाए। अस्थायी सदस्यों की वीटो पावर आदि समाप्त कर दी जाएगी तो वे देश इस संघ में उतनी रुचि नहीं लेंगे। यह भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उचित नहीं रहेगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं? हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, परंतु फिर भी प्रत्येक देश इसे एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती संगठन राष्ट्र संघ की तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असफल नहीं रहा, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना आवश्यक है। इसके प्रमुख कारण। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करवा सकता है। इसी के माध्यम से छोटे और निर्बल देश अमेरिका से किसी भी मसले पर बात कर सकते हैं। सन 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य बन चुके हैं। यह विश्व का सबसे प्रभावशाली मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुले मस्तिष्क से वाद विवाद और विचार विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह किसी देश को बाध्य करे, परंतु वह ऐसे देशों की शक्तियों पर अंकुश अवश्य लगा सकता है, चाहे वह अमेरिका जैसा देश ही क्यों न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्यों अर्थात देशों के माध्यम से अमेरिका तक की नीतियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। आज कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम हैं, किंतु बड़ी शक्तियों के प्रभाव कारण काफी सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों के निर्माण और रासायनिक व जैविक हथियारों का प्रयोग और निर्माण को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, पिछड़े और गरीब राष्ट्रों को ऋण भुगतान और आपातकाल में अनेक प्रकार की सहायता दिलाने में सक्षम रहा है, इसलिए इसका बना रहना आवश्यक है। आज प्रत्येक देश पारस्परिक निर्भरता को समझने लगा है और पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। इसके पीछे भी संयुक्त राष्ट्र संघ है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विश्व के अधिकांश देश उपलब्ध रहते हैं।
कोई भी देश पूर्ण नहीं होता, उसे सदैव दूसरे देश के सहयोग की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वह अमेरिका हो या इंग्लैंड। इन कारणों से स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग और अधिक मानव मूल्यों, विश्व बंधुत्व एवं पारस्परिक सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए। इसका अस्तित्व आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए परम आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में सुरक्षा परिषद अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में निश्चित रूप से बदलाव। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी हैं। इन 5 अस्थायी सदस्य देशों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और चीन हैं। इन पांचों देशों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, अतः इनका सुरक्षा परिषद में आधिपत्य है। एक प्रकार से समस्त निर्णय इन्हीं 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे में अन्य देशों को असंतोष होता है। वे चाहते हैं कि इन सदस्यों की इस वीटो शक्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई सुधार संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया तो सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव होगा। यही बात है तो संसद के बारे में कहते हैं, क्या हमें बदकही कि ऐसी चौपालें वास्तव में चाहिए? हाँ, ऐसी चौपालें वास्तव में होनी चाहिए, क्योंकि इनमें हुए वाद विवाद के पश्चात समस्याओं के समाधान सरलता से तलाश किए जा सकते हैं। ऐसे मुद्दों और समस्याओं की सूची बनाएं जिन्हें सुलझाना किसी एक देश के लिए संभव नहीं है और जिनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। मुद्दे और उन समस्याओं की सूची: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, युद्धों का रोकना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, बाढ़ या इस समय कोरोना, वैश्विक तापवृद्धि को रोकना, विभिन्न देशों के मध्य नदी जल बंटवारा, महामारियां। क्या हम 5 बड़े दादाओं सदस्यों की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं या उनमें शामिल होकर एक और दादा बनना चाहते हैं? हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होकर 5 बड़े दादाओं अर्थात सुरक्षा परिषद के वर्तमान अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनकर निषेधाधिकार शक्ति अर्थात वीटो पावर प्राप्त कर लेगा तो सुरक्षा परिषद के निर्णयों को न्याय संगत दिशा में मोड़ना चाहेगा। उन देशों की पैरवी करेगा जो दादाओं के व्यवहार से पीड़ित हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे देशों के आर्थिक विकास के प्रस्तावों को सुरक्षा परिषद में लाकर स्वीकृत कराने का प्रयास करेगा। इस तरह हम सुरक्षा परिषद में सम्मिलित होकर एक और दादा नहीं बनना चाहते, बल्कि 5 बड़े दादाओं की दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी को न्यूयॉर्क बुलाए और अमेरिका उसे वीजा न दे तो क्या होगा? अगर संयुक्त राष्ट्र किसी को न्यूयॉर्क बुलाए और अमेरिका उसे वीजा न दे तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं जा सकेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसलिए वीजा देने या न देने का निर्णय अमेरिका के क्षेत्राधिकार में आता है। आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्यों के नाम पता करें। आसियान सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रम, स्थापना और उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा द्वितीय विश्व युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम का विस्तार से वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रम और स्थापना। राष्ट्र संघ की असफलता प्रथम विश्व युद्ध ने संपूर्ण विश्व को इस बात के लिए सचेत किया कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का प्रयास आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। इसका परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ, लेकिन प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की बहुत हानि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास। अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक शांति की स्थापना हेतु एक नई विश्व संस्था की स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। इस पर दोनों देशों के नेताओं ने अगस्त 1941 में हस्ताक्षर किए, जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जनवरी 1942। धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। ये नेता अटलांटिक चार्टर के समर्थन में जनवरी 1942 में वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में मिले।
और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945। विश्व के 3 बड़े नेताओं अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन ने फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, प्रकृति और उसकी सदस्यता पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में ही प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विचार करने के लिए एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल-मई 1945। अप्रैल-मई 1945 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 2 महीने तक चला। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर जून 1945। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान तैयार किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने इस चार्टर पर 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तभी से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात राष्ट्र संघ के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। इसका अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान है, जो सन 2011 में इसका सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और शांति स्थापित करना, राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित करना, समस्त विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाना, किसी कारणवश विभिन्न देशों के मध्य युद्ध छिड़ने की स्थिति में शत्रुता के दायरे को सीमित करना। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? यदि नहीं तो क्यों? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। इस एक ध्रुवीय विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्तमान में इसका कोई प्रतिद्वंदी देश नहीं है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक नहीं सकता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता। एकमात्र मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति। सोवियत संघ के अनुपस्थिति में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिकी प्रभाव की अधिकता। संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास निषेधाधिकार की शक्ति होना। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर की शक्ति है। यदि अमेरिका को कभी यह लगे कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव ठीक न लगे तो अपने निषेधाधिकार शक्ति से वह इसे रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में अमेरिकी प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ताकत और निषेधाधिकार शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी बात को महत्व प्रदान किया जाता है। विश्व समुदाय में फूट डालने में सक्षम। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर विश्व समुदाय में फूट डाल सकता है और डालता है ताकि उसकी नीतियों का विरोध संयुक्त राष्ट्र संघ में कमजोर हो जाए। इसे स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका की मनमानी पर अंकुश लगाने में विशेष सक्षम नहीं है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ इस एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता कुछ प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किए जा सकते हैं। वार्तालाप के मंच के रूप में उपयोगिता। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका और शेष विश्व के मध्य विभिन्न मुद्दों पर बातचीत स्थापित कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा कई बार किया भी है। अमेरिकी दृष्टि से उपयोगिता। अमेरिकी नेता संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वे इस बात को भी समझते हैं कि झगड़ों और असामाजिक आर्थिक
विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि अमेरिका के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक सीमा तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह स्थान है जहां अमेरिका के किसी विशेष रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो सकती है और कोई मध्य का रास्ता निकालने एवं रियायत देने की बात की जा सकती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बावजूद वर्तमान विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता बनी हुई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधारों में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधारों में भारत की भूमिका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार के मुद्दे पर प्रमुख आधारों पर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती पर बल। बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक है। विकास के मुद्दे पर बल। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार किया जाए। इस संदर्भ में भारत के प्रमुख तर्क। सुरक्षा परिषद की संरचना प्रतिनिधिमूलक हो। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी, उसे विश्व बिरादरी का अधिक समर्थन मिलेगा। सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की संख्या बढ़ाई जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश है, इसलिए सुरक्षा परिषद में उनका यथोचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका को प्रमुख बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बढ़ाने में भारत की भूमिका। भारत की सदा ही यह नीति रही है कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए संसार के सभी देशों को सदस्य बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में भारत की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों और विशेष अभिकरणों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से भारत का योगदान। भारत ने विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने कोरिया समस्या के समाधान, सुएज नहर की समस्या, कांगो की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का विरोध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाई है। निशस्त्रीकरण के प्रयास। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है। मानवाधिकारों का समर्थन। भारत ने अपने नागरिकों को करीब वे सभी अधिकार प्रदान किए हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। भारत ने शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्षता की नीति को सामने रखकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी तरह से दो गुटों में विभक्त होने से बचाया। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। विश्व शांति स्थापित करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ में के लिए महत्वपूर्ण कार्य। कोरिया युद्ध को रोकना। सन 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को रोकने के लिए 16 देशों के सैन्य बलों को कोरिया में प्रतिरोध के लिए भेजा। इस सेना की सहायता से संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों में युद्ध समाप्त करवाया। स्वेज नहर संकट। मिस्र ने जुलाई 1965 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इसके विरोध में इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। इस युद्ध को रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रयास किए और अंततः यह अपने प्रयासों में सफल रहा। खाड़ी युद्ध। सन 1991 में खाड़ी युद्ध के प्रारंभ होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी बैठक बुलाई और वहां शांति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार खाड़ी युद्ध रुकवाने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निशस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण को लागू करने और विध्वंस परमाणु हथियारों पर रोक लगाने हेतु समय समय पर अनेक सम्मेलन आयोजित किए और प्रस्ताव भी पारित किए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं का उल्लेख कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं।
शांति और सुरक्षा की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों, मतभेदों और तनावों को अनेक बार युद्ध में परिणत होने से बचाया है। आतंकवाद का विरोध। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 24 दिसंबर 1994 को सब प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित कर विश्व समुदाय से आतंकवाद की चुनौती को मिलकर सामना करने का आग्रह किया है। निशस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने में बहुत सहायता दी है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना और सहअस्तित्व की भावना का विकास कर रहा है। अगला प्रश्न, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के प्रमुख कारण। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दो या दो से अधिक देशों के मध्य उपजे हुए विवाद का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत द्वारा ही हो सकता है। बातचीत के माध्यम से ऐसे विवादों को बिना युद्ध के हल करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे संगठन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के सदस्य देशों की सहायता करते हैं। चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान में विभिन्न देशों को मिलकर कार्य करने में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक होते हैं जिनसे निपटने के लिए विभिन्न देशों को मिलकर सहयोग करना आवश्यक होता है। सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में सहायता करना। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों एवं नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सभी को समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य उस समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त परिचय। नंबर 1, आम सभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। इसे महासभा भी कहा जाता है। यह एक तरह से विश्व की संसद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों को एक समान मत का अधिकार होता है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और अन्य निर्णयों के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड है जो वीटो का अधिकार रखते हैं। नंबर 3, सचिवालय। सचिवालय में महासचिव एवं संघ की आवश्यकता अनुसार कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद द्वारा पूर्ण बहुमत से किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके 54 सदस्य होते हैं। न्यासिका परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग 1 नवंबर 1994 से स्थगित है। इसका कार्य पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर, 1991 के पश्चात विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आए? 1991 के बाद वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन। 25 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध के काल की 2 महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में एक महाशक्ति सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवी हो गया है जिसमें सबसे ताकतवर देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्तमान में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कहीं अधिक सहयोगात्मक संबंध है। चीन बड़ी तीव्र गति से एक महाशक्ति के रूप में भी उभर रहा है। भारत भी तीव्र गति से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से उन्नति कर रही है। पूर्वी सोवियत संघ के विघटन से बने नए राष्ट्र एवं पूर्वी यूरोप के पूर्व साम्यवादी देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए हैं। वर्तमान विश्व के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जिनमें जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, महामारी, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की हानि आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए, उनकी कार्यप्रणाली की कमियां बताएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य: संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की कमियां सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत कर प्रमुख कमियां बताई। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। सुरक्षा परिषद के फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। इसमें कुछ देशों के दबाव में रखकर फैसले लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल 5 देशों को ही वीटो का अधिकार दिया गया है। शेष विश्व के देशों की बातों को सुरक्षा परिषद में कोई महत्व नहीं दिया गया है। समस्त फैसलों पर केवल 5 देशों का ही प्रभाव रहता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु तो नए अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित मानदंडों का उल्लेख करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में परिवर्तन की उठती हुई मांग के परिप्रेक्ष्य में 1 जनवरी 1997 को तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने रचनात्मक कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए सुझावों को आमंत्रित किया। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया में इस प्रश्न को भी शामिल किया गया है कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य होने चाहिए। इस दौरान अनेक सुझाव आए जिनके द्वारा सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों सदस्यता हेतु मापदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति होनी चाहिए। ऐसे देश का संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अधिकाधिक योगदान होना चाहिए। नए सदस्य को जनसंख्या के दृष्टिकोण से विशाल देश होना चाहिए। नई सदस्यता पाने वाले देश के लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। यह देश ऐसा हो जो अपनी भौगोलिक संरचना, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के दृष्टिकोण से दुनिया की विविधताओं का प्रतिनिधित्व करता हो। इन मापदंडों में से प्रत्येक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित एवं महत्वाकांक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ कसौटियों को लाभप्रद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। चाहे कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु इच्छुक न हो, वह इसके बावजूद यह बता सकता है कि इन कसौटियों में अमुक परेशानी है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के विशेषाधिकार को क्यों समाप्त किया जा सकता है। विश्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुरूप उसके 5 अस्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार अर्थात वीटो शक्ति प्रदान करना उसकी सदस्यता को अस्थायी बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। दुनिया में ये देश परमाणु हथियारों से संपन्न बड़ी शक्तियां हैं। शीत युद्ध का अंत हो चुका है, लेकिन अभी भी साम्यवाद का अंत नहीं हुआ है। यह तथ्य भी विश्व शांति, उदारवाद, वैश्वीकरण, व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रताओं और समाप्ति के अधिकार इत्यादि भयंकर खतरा बन सकता है। दुनिया अभी भी इतने विशाल स्तर पर परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्यों को समानता का स्तर प्रदान कर दिया जाए। इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वीटो पावर को समाप्त किए जाने की परिस्थिति में इन शक्तिशाली देशों की रुचि संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं रहेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग होकर ये राष्ट्र अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे और इनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावहीन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में विश्व सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा विकास को अपार क्षति उठानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना और कार्यों के बारे में बताएं। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में हुई। विश्व बैंक की गतिविधियां मुख्य रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। विश्व बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, आधारभूत ढांचा, सड़क, विद्युत, शहरी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, सुशासन, कदाचार का विरोध, विविध संस्थाओं का विकास के लिए कार्य करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान शर्तों पर ऋण देता है। यह अपने सदस्य देशों को अनुदान प्रदान करता है। अधिक निर्धन देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाना पड़ता है। इस तरह विश्व बैंक समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह निर्धन देशों के विकास में अनुदान और ऋण आदि के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक और सशक्त बनाने हेतु उसमें सुधारों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख सुधारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है। विश्व के जो देश अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, उन्हें सदस्यता हेतु सहमत किया जाना चाहिए।
समस्त सदस्यों को एक मत देने की शक्ति होनी चाहिए और वह व्यक्तिगत रूप से गुप्त मतदान के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सभी निर्णय अर्थात फैसले महासभा द्वारा बहुमत के आधार पर किए जाने चाहिए। सुरक्षा परिषद में 5 के स्थान पर 15 स्थायी सदस्य होने चाहिए और वीटो का अधिकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए। परिवर्तित विश्व में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को अस्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। पर्यावरण, जनसंख्या और आतंकवाद जैसी समस्याओं और परमाणु हथियारों को नष्ट करने में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोष में अभिवृद्धि की जानी चाहिए जिससे वह विकास एवं वृद्धि और अधिकाधिक कार्यक्रमों को संचालित कर सकें। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ अर्थात गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1945 को हुई थी। कार्य, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। यह वैश्विक व्यापार के नियमों को निश्चित करने का कार्य करता है। इन संगठन के सदस्य देशों की संख्या 150 है। इसमें होने वाले फैसले समस्त सदस्यों की आपसी सहमति से लिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को इस तरह बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है जिससे इनके हित सत्य हों। इस संगठन के अधिकांश विकासशील देशों को यह शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक शक्तियों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, अर्थात यह संगठन बड़ी आर्थिक शक्तियों के प्रभाव में कार्य करता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अनिवार्य संगठन है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि में कोई 2 तर्क। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अनिवार्य संगठन है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। संपूर्ण विश्व में बढ़ते आतंकवाद एवं भय को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई? वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की भयानक तबाही को देखकर विश्व के सभी भागों में प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने लगा कि यदि ऐसा एक और युद्ध हुआ तो संपूर्ण विश्व और मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित किए जाने की दिशा में प्रयास किए जाने प्रारंभ हुए। इसके लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना जरूरी थी जिसको विश्व के सभी देश महत्व दें। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आरंभ में 51 राष्ट्र इसके सदस्य थे। वर्तमान में 193 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। सन 2011 में दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुई है। डेग हैमरशोल्ड की इस कथन का संक्षेप में वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र के द्वितीय महासचिव डेग हैमरशोल्ड के उस उक्त कथन का तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रमुख उद्देश्य दुनिया के समस्त लोगों की खराब स्थिति से उसे बचाना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मान्यता है कि इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की दीर्घ समयावधि से चली आ रही समस्याएं और विवाद युद्ध लड़े बिना वार्ता के द्वारा हल किए जा सकते हैं। इसी तरह यह संगठन भयंकर जानलेवा बीमारियों जैसे एड्स तथा वर्ल्ड फ्लू इत्यादि के कारगर तरीके से निपटने के लिए पूर्ण सहयोग देगा। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को ही वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है? सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार इसलिए दिया गया कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे और इस मामले पर इनकी सहमति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र के शिल्पियों के मन मस्तिष्क में यह डर समाया हुआ था कि यदि इन देशों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे तो ये विश्व की समस्याओं में अधिक रुचि नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए प्रमुख एजेंसियां विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी आयोग UNHCR, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष UNICEF, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक
संगठन UNESCO, यूनेस्को जिसको संक्षिप्त में बोलते हैं, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष को यूनिसेफ बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और शांति स्थापित करना, राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित करना, समस्त विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की समानताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाना, किसी कारणवश विभिन्न देशों के मध्य युद्ध छिड़ने पर शत्रुता के दायरे को सीमित करना। वैश्विक ताप वृद्धि से क्या आशय है? वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से आशय कई कारणों से विश्व के तापमान के बढ़ने से है। वैश्विक ताप वृद्धि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण हो रही है। वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है, जिससे तटीय देशों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा आम सभा के संबंध में आप क्या जानते हैं? आम सभा अर्थात महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। यह एक प्रकार के विश्व की संसद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों को एक समान मत का अधिकार होता है। आम सभा के लिए जाने वाली प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और अन्य निर्णयों के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। वीटो पावर क्या है? निषेधाधिकार या वीटो पावर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को प्राप्त महत्वपूर्ण शक्ति है। निषेधाधिकार का अर्थ है यहाँ 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव के विरोध में वोट डाल दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। सुरक्षा परिषद का यदि कोई अस्थायी सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं माना जाएगा। सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मापदंड बताएं जो उसकी सदस्यता के लिए आवश्यक हैं। एक नए सदस्य देश के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों मानदंड सुझाए गए। एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान अधिक होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ। वह प्रस्ताव क्या था? 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में 3 शिकायतों का उल्लेख था। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सुरक्षा परिषद के फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर कुछ ही देशों का वर्चस्व होता है। सुरक्षा परिषद में विभिन्न देशों की बराबरी का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए सुधारों का उल्लेख करें। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, इसके सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ी है। आणविक ऊर्जा एजेंसी, साधारण सभा और सुरक्षा परिषद को उत्तरदायी बनाया गया है। विशिष्ट कार्यों हेतु विशेष आयोग गठित किए गए हैं, जैसे मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास और महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग। विश्वव्यापी आतंकवाद के खिलाफ अनेक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और प्रक्रिया में सुधार हेतु कोई 2 सुझाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन एवं प्रक्रिया में सुधार के 2 सुझाव। निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर को समाप्त अथवा सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर की शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए अथवा उसे सीमित कर देना चाहिए। समान सदस्यता प्रदान करना। सुरक्षा परिषद में भी अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन पर रोक लगाकर सभी सदस्य देशों को समान स्तर की सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का समर्थक क्यों है? भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का कारण का समर्थक है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की सफलता विश्व समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर निर्मित होनी चाहिए। जैसे सुरक्षा परिषद में वर्तमान की अपेक्षा अधिक विकासशील देश शामिल किए जाने चाहिए। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों पर क्या मतभेद है? शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों पर कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा जुड़े मिशनों में अधिक प्रभावकारी भूमिका निभाए, जबकि अन्य की इच्छा यह है
संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या की वृद्धि, जेंडर, सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार तक सीमित रखें। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जिसमें हम केवल प्रश्न और उत्तर की ही चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। 3 नवंबर 1950। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करता है? साधारण सभा अर्थात महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? न्यायशीता परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइग्वली। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर पूर्ण होता है।